है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। यस, ये गाना आपने बहुत बार सुना होगा। तो आज हमारा चैप्टर भी इसी गाने से जुड़ा हुआ है। चैप्टर का नाम आपके सामने ऑलरेडी है, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियन इकोनॉमी। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स, सर इंडियन इकोनॉमी है, इंडिया है, भारत है, तो उसके बारे में पढ़ना क्या? ये मत भूलो कि हम उस बात पे गर्व करते हैं कि हमारा इतिहास, हमारा हिस्ट्री 7,000 साल पुराना है, एंड वी टेक प्राइड इन दैट। सो 7,000 ईयर्स इज अ बिग जर्नी, और ये जर्नी में बहुत सारी ऊंच नीच हुई है हमारे साथ, हमारे देश के साथ, और इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है ताकि आगे से हम ध्यान रख सकें, हमारी पास्ट में जो गलतियां थी उससे सीख सकें, और फ्यूचर में हमें क्या करना है इस बात का हमें अंदाजा रहे। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर, which is basically in connection with a little bit of history and more of economics, because now we are not going to study the kingdoms or wars happening between two races. Here we are going to study the economic aspects of what happened with a nation, how much wealth it had, how it lost its wealth, how it is trying to regain. All these things are going to come in this chapter. Okay, so इंडियन इकोनॉमी की पढ़ाई बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। वन इज एंशियंट इंडिया, दूसरा आएगा इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, और तीसरा पार्ट आएगा इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, सो आज हम शुरू करेंगे उसके इंट्रोडक्शन से। ठीक है, ऑन योर स्क्रीन, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिच कल्चरल डाइवर्सिटी. It is the largest democracy in the world, demonstrating unity in diversity. So India एक ऐसा नेशन है which is having lot of cultural diversity. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग अलग अलग कल्चर्स के, अलग अलग रिलीजन के एकजुट होके एक नेशन में साथ मिलके रहते हैं विथ यूनिटी। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड तो हम है ही, बिकॉज वी आर अ कंट्री हैविंग सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। एट द सेम टाइम वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन। चाइना इज फर्स्ट इन पॉपुलेशन, लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। सो फर्स्ट डेमोक्रेटिक नेशन और लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया इज नेम्ड भारत after the name of son of King Dushyant and his queen शकुंतला। ठीक है, अब इनकी भी एक कहानी है, उसको समझने के लिए let us see a video on your screen। दोस्तों, जब किसी बालक या बालिका का जन्म होता है तब हम उसका नामकरण करते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं हमारी इस भूमि का यानी कि हमारे इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा था? चलिए जानते हैं। इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में मिलता है। दोस्तों, जब मेनका शकुंतला को लेकर अंतर्धान हो गई थी तब वे उसे ऋषि मारीच के आश्रम पर ले आई थी और उसे वहीं छोड़कर चली गई थी। तब वहीं पर ऋषि मारीच की देख रेख में उसने एक पुत्र को जन्म दिया था। वह अत्यंत सुंदर और बलिष्ठ था। ऋषि मारीच ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि संस्कार किए थे। वह 6 वर्ष की अवस्था में ही सिंह, बाघ, शूकर और हाथियों को आश्रम के वृक्षों से बांध देता था। कभी उन पर चढ़ता, कभी डांटता तथा कभी उनके साथ खेलता और दौड़ लगाता था। यहाँ तक कि वह बाघों के दांत तक गिन लिया करता था। आश्रम वासियों ने उसके द्वारा समस्त हिंसक जंतुओं का दमन होते देख उसका नाम सर्वदमन रख दिया था। परंतु सर्वदमन अपने एक और नाम भरत से भी जाना जाता था। दोस्तों, जब राजा दुष्यंत को देवराज इंद्र के दूत ने एक अज्ञात स्थान पर उतार दिया था
तब उन्हें एक बालक के खेलने की आवाज सुनाई पड़ी थी। वह उसके निकट पहुंचे तो वह एक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था। राजा दुष्यंत उसे इस तरह हिंसक जानवर के साथ खेलते देख हैरत में पड़ गए थे। तभी वहां पर दो स्त्रियां आई और सर्वदमन को आश्रम पर ले जाने की कोशिश करने लगी, जिससे कि सर्वदमन के हाथ में बंधा जंतर खुलकर भूमि पर गिर गया था। उस बालक की बहादुरी और सुंदरता को देखकर राजा दुष्यंत उस बालक के पास चले आए और उससे कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, तुम इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। इतना कहकर राजा ने भूमि पर पड़े उस जंतर को उठा लिया। यह देख दोनों स्त्रियां बुरी तरह घबरा गईं और राजा से कहने लगी कि आपको उसे नहीं छूना चाहिए। तब राजा ने पूछा, क्यों, इस जंतर को छूने से क्या होगा? तब उन स्त्रियों ने यह बताया कि यह जंतर भरत की बाह पर ऋषि मारीच ने बांधा है, जिससे इसको किसी प्रकार की हानि ना हो सके। इस जंतर को इसके माता पिता के सिवा और कोई स्पर्श नहीं कर सकता। तब राजा ने पूछा, अगर कोई दूसरा इसे स्पर्श करेगा तो? तब स्त्रियों ने कहा, यह सर्प में परिवर्तित होकर उन्हें डस लेगा। तब राजा ने हर्ष में भरकर भरत को गले से लगा लिया और उससे कहने लगे, मुझे अपनी माता के पास ले चलो। तब भरत उन्हें माता शकुंतला के पास ले गए। दोस्तों, आश्रम पहुंचकर राजा दुष्यंत ने शकुंतला से अपने किए हुए व्यवहार पर क्षमा मांगी और बताया कि वह अंगूठी मिलने के बाद ही उन्हें सब स्मरण हुआ। तब शकुंतला ने भरत से कहा, पुत्र, यही तुम्हारे महान पिता राजा दुष्यंत हैं। तब राजा ने कहा, चलो राज्य वापस चलो। इस पर शकुंतला ने कहा, पहले हमें ऋषि मारीच की आज्ञा ले लेनी चाहिए। जब मेरी माता मेनका ने मुझे इस आश्रम पर छोड़ दिया था, तब पिता मारीच ने ही इतने वर्षों तक मेरी रक्षा की थी। तब वे दोनों ऋषि मारीच के पास आज्ञा लेने के लिए पहुंचे। शकुंतला ने कहा, पिताजी, मेरे पति मुझे अपने राज्य में वापस ले जाना चाहते हैं और इस पर आपकी आज्ञा चाहते हैं। तब ऋषि मारीच ने कहा, मैं सहर्ष आज्ञा देता हूँ कि तुम शकुंतला और अपने पुत्र भरत को अपने साथ ले जा सकते हो, और साथ ही उनसे यह भी कहा कि अपनी प्रजा की खुशी के लिए कठिन परिश्रम भी करना पड़े तो पीछे मत हटना। तुम्हारा बालक इस भूमि का महान शासक बन के उभरेगा और आगे चलकर इसी के नाम पर इस भूमि का नाम भारत पड़ेगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि किंग दुष्यंत एंड क्वीन शकुंतला का एक बेटा था जिसका नाम क्या था, भरत, और वो बहुत ही सर्वगुण संपन्न था। ऐसे ऐसे टैलेंट थे उसमें कि he was not a normal human, he was a superhuman, and as a result of that, after his name was named our land, our country's land, that is भरत से बना भारत। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फॉरेनर्स इन्वेडेड अवर कंट्री with the objective of trade and goal of exploiting our rich resources. People coming from outside ruled our nation in following parts। आप सभी को मालूम है 1526 से लेकर 1707 तक क्या चला, मुगल रूल इन इंडिया, है ना। अलग अलग मुगल एम्परर्स आए थे जिन्होंने इंडिया पे हुकूमत करी थी। अच्छे से हिस्ट्री में टेक्स्ट बुक में हमको बता के रखा हुआ है। ओके, बाबर से शुरू हुआ था और औरंगजेब पे ये खत्म हुआ था। ठीक है, चलिए फिर 1707 टू 1756 कलेक्टिव रूल चला था मुगल्स का, फ्रेंच का, पोर्चुगीज का, ब्रिटिश का, डच का। मतलब पूरी इंडिया पे एक ही इंसान की हुकूमत है, एक ही ग्रुप की हुकूमत है, ऐसा नहीं था। 1707 से लेकर 1756 was the downfall of Mughal rule in India and other foreign players started coming into India to establish their control। लेकिन इतने सारे फॉरेन प्लेयर्स थे तो सभी तो रूल नहीं कर सकते, तो उनमें से जो सबसे कमीना था, जो सबसे काबिल था, वो कौन था, ब्रिटिशर्स। उन्होंने इंडिया पे लंबी हुकूमत करी। ठीक है, सो वी हैड ब्रिटिश पीपल, वी हैड फ्रेंच पीपल
we had Dutch people, we had Portuguese people. All these people entered India to establish some sort of control. लेकिन इन सभी में से ऊपर निखर के कौन आया? देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी राज, which was run by Britishers. So Britishers came to India with the objective of performing trade. We all know, in the name of ईस्ट इंडिया कंपनी. और 1757 से लेकर 1858 100 इयर्स तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चला पूरे इंडिया पे. एंड 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ही बना ली जो पूरे देश पे हुकूमत कर सकें. ठीक है. सो टिल द मिडनाइट ऑफ 14th August 1947 we were a dependent nation. We were a nation which was ruled by an outside party. But 15th August को हमको आजादी मिली. लेकिन तब तक सब कुछ इंडिया से गायब हो चुका था. सारे रिसोर्सेज भी अपने इस्तेमाल हो चुके थे. ब्रिटिशर्स को अब ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था कि इंडिया पे रूल करें, क्योंकि रूल करके कुछ मिलने वाला नहीं था. इस कंट्री को हम ऑलरेडी खाली कर चुके हैं, ऐसा उन्होंने भी रियलाइज कर लिया था. ठीक है. सो ये पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे जो आएगा आपकी स्क्रीन पे. एक समय था जब सारे देश भारत पर राज करने का सपना देखते थे, क्योंकि भारत तब दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था. भारत देश शुरुआत से ही संपन्न रहा है और हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था. लेकिन इस सोने की चिड़िया के पंख किसने काट दिए? आज के वीडियो में आपको इसी सवाल का जवाब मिलेगा. भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है और साथ ही मसाले, कपड़े, मूर्तिकला और लोहे का एक बड़ा निर्यातक देश भी. भारत मसालों के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा देश था. हर देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता था. उस दौर में विदेशी व्यापारी यहाँ आते और हमारी वस्तुएं लेकर बदले में सोना देकर जाते, जिसकी वजह से भारत में सोने की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ी. भारत को सोने की चिड़िया कहकर संबोधने वाले पहले व्यक्ति थे राजा विक्रमादित्य. उन्होंने धर्म की रक्षा के साथ साथ प्रजा का रक्षण और आर्थिक स्थिति का भी ख्याल रखा. कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था कि हमारे भारत के हर घर में एक लघु उद्योग हुआ करता था. इससे बाहरी देशों से हुए व्यापार से हमारे घरों में इतना सोना हुआ करता था जितना दुनिया के दूसरे किसी भी देश में किसी भी घर में नहीं था. उदाहरण के तौर पर दक्षिण भारत के पद्मनाभ स्वामी मंदिर की हम बात करें तो वहां के कुल 6 में से 5 तहखानों में मिले खजाने की आज की कुल कीमत करीब 2 लाख करोड़ है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि तत्कालीन भारतवासी कितने अमीर रहे होंगे. स्कॉटिश इतिहासकार मार्टिन लिखते हैं कि वो भारत देश ही था जिसने दुनिया को कपड़ा बनाना और पहनना सिखाया. जब इंग्लैंड के निवासी जंगली जीवन बिताते थे तब भारत में सबसे बेहतरीन कपड़ा बनता था और दुनिया भर में बिकता था. हमारे नालंदा और तक्षशिला में उस समय दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे. प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान भी काफी उन्नत था. आज सारी दुनिया कोपरनिकस को सूर्य और पृथ्वी के बीच का अंतर बताने का श्रेय देती है, लेकिन आज ये बात पूरी दुनिया भी मानती है कि हमारे वेदों सहित कई प्राचीन साहित्यों में अचूक खगोल शास्त्र बहुत पहले ही बताया जा चुका है. और कोपरनिकस से सैकड़ों साल पहले ही भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने पृथ्वी और सूर्य के बीच का अंतर बताया था. अमीर होने के साथ साथ हम भारतवासी धार्मिक वृत्ति के थे और लोगों की भलाई करने पर विश्वास रखते थे और घर आए मेहमान को भगवान समझते थे. लेकिन हमारी यही समझ हमारे कंगाली का कारण बनी. हमारी इसी नीति और स्वभाव का फायदा उठाकर इस सोने की चिड़िया पर लोगों ने बार बार आक्रमण किया और यहाँ की दौलत को लूटकर अपने देश ले गए. मुगल काल में स्थिति और भी खराब हो गई और सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये देश कंगाल होने लगा. हमारा भारत भौगोलिक दृष्टि से तो परिपूर्ण था ही, इसीलिए हमें लूटने के साथ साथ लुटेरे यही बस जाते और फिर शुरू करते अत्याचार और धर्म परिवर्तन का सिलसिला.
फिर भी अंग्रेजों के आने से पहले तक भारत की व्यावसायिक स्थिति मजबूत ही थी, लेकिन व्यापार करने के बहाने से अंग्रेज भारत आए और आगे क्या हुआ यह हम सबको पता है। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करके हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हमारे देश की एक और नायाब चीज थी जिसे अंग्रेज ले गए, वो था कोहिनूर हीरा। कहा जाता है कि दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, लेकिन कोहिनूर हीरा एक ऐसी चीज थी जिसकी कीमत आज तक कोई लगा नहीं पाया, और इस हीरे के मालिक थे महाराजा दिलीप सिंह। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के दस्तावेजों के मुताबिक वर्ष 1849 में ब्रिटिश और सिखों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई थी, जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर का समझौता हुआ था, जिसमें कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी को सरेंडर किया गया। कोहिनूर मिलने के बाद ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि कोहिनूर सदियों से भारत पर विजय का ऐतिहासिक प्रतीक रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे जानकर हमें भारतीय होने पर गर्व होगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही नहीं बोलते कि मेरा भारत महान। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी वजहें हैं जिनसे वी टेक प्राइड इन कॉलिंग आवरसेल्व्स एज इंडियन। ओके, एक भारतीय नागरिक होने पे हम सभी को गर्व होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट इंडिया। ओके, तो एक वीडियो तो आपने ऑलरेडी एंशिएंट इंडिया का देख लिया है, फटाक से उसके सारे पॉइंट्स देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इमर्ज्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वेजन ऑफ द आर्यन ट्राइब। ओके, सो आर्यन ट्राइब आजकल ऐसी देखने को मिलती है, इन्होंने अपने कंट्री को इन्वेड किया था, ये आए थे। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन was started and it is also called the हरप्पन सिविलाइजेशन। मालूम है ना, हरप्पा, मोहेंजोदारो, ये सारे सिविलाइजेशन थे which was started by the Aryan tribe, identified as the ancient age and remains found at Harappa and Mohenjo-daro. In Gujarat, we can see the remains at Lothal and Dholavira. ठीक है, उसके बाद civilization gives evidences of organization, prosperity, urban planning and development. पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है, वहां पे प्रॉपर प्लानिंग की गई है, सीवेज सिस्टम है, डेवलपमेंट है, और काफी सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग जीते थे। उस बात का प्रूफ है अंडर द हरप्पन सिविलाइजेशन which was also known as the Indus Valley civilization started by the Aryan tribes. Okay, मोहेंजोदारो पे एक मूवी भी बनी थी ऋतिक रोशन की, उसमें भी बता के रखा हुआ है कि कैसे ये पूरा सिविलाइजेशन का सेटअप था, कैसे एक गांव बसा हुआ था which was full of resources, और कैसे उसका नामो निशान मिट गया because it underwent a flood situation and after some number of years that land was again above the water surface and now there are lot of remains found which can be evident in Mohenjo-daro which is in Pakistan, and Lothal and Dholavira they are seen in Gujarat. ठीक है, आगे देखते हैं। India was known for its cloth, muslin, jute, indigo from which times? Pre-British times। तो उस वीडियो में आपने देखा कि ब्रिटिशर्स आए उससे पहले तो अपनी अर्थव्यवस्था अच्छी ही थी। We were masters of trade and we were trading in cloth, muslin, jute, indigo, spices, tobacco, ये सारी चीजों में हम एक्सपर्ट थे ही। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। Before the British period, India was known to have been rich in agriculture, industry and services, which in those days was what? Civilization itself was a service, क्योंकि the phone, एरोप्लेन, ट्रैक्टर, ट्रक्स, बैंक ऐसा कुछ तब था नहीं, सिविलाइजेशन में ही ये सब आ जाता था। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो इकोनॉमी वाज अ
rural economy, agricultural economy with existence of basic industries. एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे villages were self-reliant and basic necessities like grains, vegetables, fruits, clothes, shoes, etc. were produced. उसके बाद इंडस्ट्रीज थे तो इंडिया वॉज नोन फॉर कॉटन, जूट, मसलिन, वुल, आइडल्स, इंडिगो, टेराकोटा, ओके, अर्थनवेयर एक्सेट्रा. सो इंडस्ट्रीज का कामकाज भी सफल था और एग्रीकल्चर सेक्टर भी सर्वगुण संपन्न था. ठीक है. उसके बाद सर्विसेज की अगर हम बात करें तो बिफोर 600 BC, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ओके, इंडिया हैड सिस्टम ऑफ मिंटिंग मेटल कॉइन्स. शी क्यों? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, भारत माता की जय. सो हम हमेशा इंडिया को, भारत को हमेशा मां का दर्जा देते हैं और इसीलिए वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है. ओके. शी हैड वंडरफुल सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग, सीवेज मतलब ड्रेनेज, पॉलिटिकल सिस्टम एंड यूनिटी अमॉन्ग पीपल. वी वर वेरी फन लविंग पीपल, पीसफुल पीपल, जो सैक्रिफाइस करना जानते थे, एक दूसरे का समावेश करना जानते थे और हमेशा उस बात से खुश थे कि दूसरे खुश हैं. और आपने वीडियो में देखा कि इसी पर्टिकुलर मेंटालिटी का गैर फायदा उठाया किन्होंने, आउटसाइडर्स ने, फॉरेनर्स ने, इन्वेडर्स ने, ब्रिटिशर्स ने, मुगल्स ने, और इंडिया को लूट के चले गए. ठीक है. सो वी वर अ सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी एज फार एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. ना एग्रीकल्चर की कमी थी, ना ही इंडस्ट्री की, ना ही सर्विस की. ओके. वी वर एट द टॉप मोस्ट पोजिशन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट विच इंडिया, एंशिएंट इंडिया. तो तब अपना रुआब कुछ और ही था. ठीक है. चलिए फिर आगे देखते हैं. पॉइंट नंबर 2, नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से अगर हम देखें तो लेट अस सी उसमें क्या है. अकॉर्डिंग टू एंगस मेडिसन, इंडिया हैड शेयर ऑफ 25% ऑफ वर्ल्ड वेल्थ ड्यूरिंग द मौर्य डायनेस्टी. ठीक है. नाउ मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे दुनिया में अगर 100 रुपया है तो ये 100 रुपए में से 25 रुपया किसके पास था, इंडिया के पास. सो इंडिया हैड सिंगल हैंडेडली हाउ मच परसेंट ऑफ द वेल्थ, 25% ऑफ वेल्थ, एंड द रिमेनिंग 75% वाज विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो सोचो आज की तारीख में अगर हम गिने 208 कंट्रीज हैं तो इंडिया अकेले के पास 25% और बाकी 207 कंट्रीज मिला के 75%. इतना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ था, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो वेल्थ हमारे पास थी. बाकी पूरी दुनिया गरीब थी, अकेले हम ही अमीर थे. ठीक है. चलिए फिर ड्यूरिंग मुगल रूल इंडिया कमांडेड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वेल्थ ऑफ सदर्न एशिया. मतलब इंडिया के पास एशिया का, सदर्न एशिया का कितना परसेंटेज वेल्थ था, 90%. जस्ट इमेजिन 100 में से 90 रुपए अपने, बाकी 10 पूरे एशिया में बटे. सो चाइना, जापान, इन सब की कोई औकात ही नहीं थी इंडिया के सामने. ठीक है. बट दिस वाज ड्यूरिंग विच रूल, मुगल रूल. ओके. उसके बाद हाई टैक्सेस एंड एक्साइज वर ऑल्सो जनरेटेड, क्योंकि अच्छी इनकम है तो वहां पे अच्छा इनकम टैक्स होगा. जहां पे मैन्युफैक्चरिंग है वहां पे अच्छी एक्साइज ड्यूटी भी वसूली जाएगी. ड्यूरिंग 1700 AD रूल ऑफ औरंगजेब, who was the last emperor of Mughal rule, Mughal era, national income of India was 10 crore pounds during which rule, औरंगजेब्स रूल. 10 करोड़ पाउंड मल्टीप्लाई करो 10 crores इंटू 80 मतलब कितना हो गया, 800 करोड़. ओके. 800 करोड़ रुपए
अपने पूरे देश की इनकम थी, जो आज की तारीख में काफी कम लगेगा आपको, क्योंकि 500-600 करोड़ की तो पेनल्टी आती है मुकेश अंबानी पे फॉर डूइंग इनसाइडर ट्रेडिंग। सो 10 करोड़ पाउंड्स वो टाइम पे काफी वैल्यू के थे, और ये भी रिड्यूस्ड वैल्यू थी क्योंकि मुगल रूल के टाइम पे औरंगजेब ने बहुत ही ज्यादा गंद मचा दिया था और अच्छे से पूरे देश का विकास नहीं हुआ था अंडर हिज रूल। ओके, फिर देखते हैं आगे। फॉरेनर्स केम टू इंडिया फॉर हर रिचेस ओनली। सोने की चिड़िया पूरी दुनिया में पॉपुलर थी और इस सोने को लूटने के लिए ही ये सारे फॉरेनर्स आए हुए थे। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आप जानते ही हैं कि इंडिया के साथ क्या हुआ और आज इंडिया किस पोजीशन में है। दिस एंशिएंट एज वाज नोन एज द गोल्डन एज। बोलते हैं ना कि अपने इंसान के जीवन में भी कुछ समय गोल्डन पीरियड होता है। अब वो गोल्डन पीरियड मतलब बेस्ट पीरियड। वैसे ही इंडिया का जो बेस्ट पीरियड था वो कौन सा था? एंशिएंट एज में था, जिसको हम गोल्डन एज बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में जितना गोल्ड था उतना किसी भी कंट्री के पास नहीं था। देयर वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज द रिचेस्ट नेशन इन द होल वर्ल्ड, लेकिन हमें उसको संभालना नहीं आया और इस कारण से आज इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री में गिनाया जाता है। तो उसकी क्या कहानी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।